students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग के स्कोर के लिए भी एंड राइटिंग के स्कोर के लिए। आज मैं जो डिस्कस करूंगी वो है हमारा पार्ट नंबर 25। इससे पहले मैंने आपको 24 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं। आप मैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किन के बारे में गिवन है। यहाँ पर देखो, यूर टीनेज डॉटर, इनकी एक टीनेज डॉटर है जिसकी एज 13 to 15 या फिर 18 के अराउंड होती है। वो कैप्टन डिबेट टीम वॉलंटियर एट ए शेल्टर फॉर होमलेस पीपल, यानी कि वो क्या है, कैप्टन बनी है स्कूल की, मार्क्स उसने टॉप ऑब्टेन किए हैं और वो डिबेट टीम की कैप्टन बनती है और वॉलंटियर है लोगों को शेल्टर्स यानी कि छत दिलवाने के लिए। बट वाइल ड्राइविंग द फैमिली कार, लेकिन जब वो फैमिली कार को ड्राइव करती है, सी टेक्स्ट मैसेजेस हर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि अपने फ्रेंड को मैसेज करती है। एंड रियर एंड्स अनदर व्हीकल, और उसके सामने दूसरे व्हीकल भी होते हैं तब भी वो मैसेज करती है। हाउ कैन टीन्स, अब यहाँ पर भी देखो किसके बारे में बात आई है, टीन्स यानी कि जो यंग होते हैं हमारे चिल्ड्रन, चाइल्ड जो ग्रो कर रहे हैं 13 से अबव एज वाले, उनको बोलते हैं हम टीन्स। बी सो क्लेवर, कि वो कैसे क्लेवर हो सकते हैं। अकम्प्लिश्ड, यानी कि उनको लगता है कि हर एक चीज़ उन्हीं को पता, वो कंप्लीट हैं बिल्कुल ही। रिस्पॉन्सिबल हैं एंड रेकलेस एट द सेम टाइम, यानी कि किसी टाइम तो वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और किसी टाइम लापरवाह बनते हैं। रेकलेस मीन्स लापरवाह इंसान। Easily according to two physicians at Children's Hospital Boston at Harvard Medical School, यानी कि easily according to, अब देखो टू फिजिशियंस हुए हैं, एक हॉस्पिटल बोस्टन स्कूल वाले, एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वाले, who have been blank exposing, exploring, enumerating, explaining the unique structure and chemistry of the blank brain। अब किसके बारे में, जो टीन्स थे उनके ब्रेन के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बताया है, उनके यूनिक स्ट्रक्चर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। देखो यहाँ पर भी आया द टीनेज ब्रेन, यानी कि टीनेज ब्रेन के बारे में है। इज नॉट एन अडल्ट ब्रेन, यानी कि वो बिल्कुल ही यंग ब्रेन नहीं है। विद फ्यूअर माइल्स ऑन इट, से फ्रांसिस जे ई जेनसन, अ प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी। उसने कहा है कि जो टीनेज होते हैं उनका ब्रेन अडल्ट यानी कि जो यंग हो जाते हैं उनके जैसा ब्रेन नहीं है उनका। यहाँ पर देखो क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन में, हु हैव बीन। अब हु हैव बीन ब्लैंक, एक्सपोजिंग, एक्सपोज तो होता है किसी चीज़ का खुलासा कर देना, ठीक है, वो होते हैं जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करना, ठीक है। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग होता है किसी के बारे में छानबीन करके, खोज करके निकाल देना कि हाँ ये रिजल्ट ऐसे आया है। एक्सप्लोर करना, खोजना, पूरी जांच पड़ताल करना, ठीक है। मोस्टली जो हमारी जो रिसर्चेज होती हैं वो ऐसे एक्सप्लोर बोलते हैं उनके लिए हम। इन्यूमरेटिंग, इन्यूमरेटिंग होता है किसी चीज़ को काउंट करना, नंबरिंग दे देना किसी चीज़ को। उसके बाद हमारे पास है कि एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, हु हैव बीन ब्लैंक द यूनिक स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री। अब देखो एक्सप्लेन करने में ये चीज़ नहीं आएगी, किसी टीनेज को ब्रेन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हर एक टीनेज का ब्रेन अलग अलग होगा। हम हर किसी के फीचर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सिर्फ उनके यूनिक स्ट्रक्चर, हर सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, केमिस्ट्री ऐसी होगी कि उनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। अब एक्सपोज यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि कोई किसी का कोई काम है उसको रिवील कर रहा है, वो तो अपनी रिसर्च को बता रहे हैं ना, उन्होंने अपना यूनिक स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोरिंग, हैव बीन एक्सप्लोरिंग द यूनिक स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द ब्लैंक ब्रेन। अब ब्लैंक ब्रेन कौन सा है, देखो एम्पल यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रेन, एम्पल तो है ही नहीं है, द आया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये वर्ड क्या है, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब है कि ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब यहाँ पर क्या है, अडल्टहुड। अब अडल्टहुड के बारे में तो बात ही नहीं की, बात किसके बारे में की गई है यहाँ पर, टीनेज के बारे में। और टीनेज के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है एडोलेसेंट, यानी कि जो उनकी अवस्था होती है, पूरा ये पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट। उसके बाद है द टीनेज ब्रेन इज नॉट जस्ट एन अडल्ट ब्रेन विद फ्यूअर माइल्स ऑन इट, से फ्रांसिस ई जेनसन, अ प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी। यानी कि वो ब्रेन, उनका जो ब्रेन है वो अडल्ट के ब्रेन जैसा नहीं है। इट्स अ पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ, यानी कि बहुत अजीब सा टाइम है उनकी लाइफ का, उतार चढ़ाव वाला टाइम है ये, ऑफ ब्लैंक, पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ। अब देखो एनरिचमेंट, एनरिचमेंट होती है कोई चीज़ बिल्कुल ही पूरी उसके साथ भरपूर है,
मोस्टली हम बोलते हैं कि जो कैलोरीज हैं, ये इनरिचमेंट है, इस फ्रूट में ये चीज़ मिलेगी हमें, इस उसमें वीट्स में हमें ये चीज़ मिलेगा, तो वो इनरिचमेंट उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद है यहाँ पर देखो डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हमारा हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट ही तो होती है हमारी कि एक स्टेज से हम अलग स्टेज में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडोर्नमेंट। अब एडोर्नमेंट होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, उसकी सजावट कर देते हैं। अब यहाँ पर सजावट तो हम किसी चीज़ की कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि पैराडॉक्सिकल टाइम है, किस चीज़ का टाइम है। अब एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब होता है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बहुत लव है किसी चीज़ के लिए, ग्रेट वर्शिप है उस चीज़ के लिए, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ से। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, उनकी डेवलपमेंट की बात होगी कि जो उनका ब्रेन है वो कैसे कैसे अडल्ट टाइम तक ग्रो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डेवलपमेंट। उसके बाद दीज आर पीपल विद वेरी शार्प ब्रेन, जिनकी बहुत शार्प ब्रेन होगा, बट दे आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट डू विद देम, इसके साथ क्या करना है ये श्योर नहीं होंगे। Research during the past 10 years, powered by technology such a function of magnetic resonance imagining, has revealed that young brains have fast growing synapses and section that remain अनकनेक्टेड। अब उन्होंने क्या किया, देखो एंड वर्ड को यूज़ किया, तो यहाँ से भी अगर आपको मीनिंग नहीं पता कि इन्होंने क्या बात की है, तो यहाँ से देखो एंड वर्ड यूज़ किया कि एक चीज़ यहाँ पे यूज़ की, एक चीज़ यहाँ पे। अब फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू तो कुछ के लिए होगा, होल कंप्लीट एक के लिए आता, आइदर या तो ये आइदर के साथ और आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया, हैव बोथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, बोथ, कि उनके पास फास्ट ग्रोइंग, उनका दिमाग बहुत बढ़ जाता है, उनको ना जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनका माइंड बहुत हाई लेवल पे चलता है। और सेक्शन दैट रिमेन अनकनेक्टेड, यानी कुछ ऐसा सेक्शन भी होता है जो अनकनेक्टेड भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा हो जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। देर आर सून टू बी 8 बिलियन ऑफ अस एंड काउंटिंग, यानी कि बहुत कुछ क्या है, 8 बिलियन ऑफ अस एंड काउंटिंग, यानी कि बहुत सारे नंबर हैं और हम लोग भी हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते। येट वाइल द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अब यहाँ पर देखो क्लियर हुआ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन की बात चल रही है यहाँ पर फर्स्ट लाइन से हमें नहीं क्लियर हुआ कि किस चीज़ के बारे में, अस एंड काउंटिंग, हम लोग हैं, अस हम अपने लिए यूज़ करते हैं। इज स्टिल ग्रोइंग फास्ट ओवरऑल, यानी कि ये फास्ट ग्रो कर रही है। इन मैनी कंट्रीज द नंबर आर और विल डू सून, जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, द नंबर आर कंबाइनिंग, डिलेक्टेबल, डिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग। अब कंबाइनिंग का मतलब है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, ठीक है। डिलेक्टेबल का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, अब वो तो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद वैसे भी क्या हमारा एडजेक्टिव है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है। रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग का मतलब है कि हम किसी चीज़ के सहारे लेके बैठे हैं, सहारा लगना किसी चीज़ के। और विल डू सून, नंबर्स आर, अब देखो फास्ट ओवरऑल, ग्रोइंग आया यहाँ पर कि ग्रोइंग हो रही है फास्ट ओवरऑल। इन मैनी कंट्रीज द नंबर आर, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना will begin to fall soon and could half by 2100, यानी कि इसमें हाफ भी हो सकती है, जो बहुत जल्दी गिरावट में आ रही है यहाँ पर। एंड इंडियाज विल पीक अराउंड 250, यानी कि ये यहाँ पर हाई हो सकती है। एंड द यूएस पॉपुलेशन वुड फॉल फ्रॉम 230, यानी कि ये गिरावट में आ सकती है इफ़ नॉट फॉर इमिग्रेशन, अगर इमिग्रेशन वहाँ पर ना हो। तो मीन्स क्या है कि एक बार बढ़ रही है, कहीं पर बढ़ रही है तो कहीं पर क्या हो रही है। अब यहाँ पर बोला द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज स्टिल फास्ट ग्रोइंग एंड मैनी कंट्रीज द नंबर्स आर, अब देखो विल डू सून, यानी कि कुछ तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, द नंबर्स आर डिक्लाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारे पास डिक्लाइनिंग, कि कुछ नंबर हैं वो क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे, और कुछ विल डू सून, कुछ ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर उसके बाद है सो देर आर टू, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सो देर आर टू ब्लैंक सिलेक्टिव, सिलेक्टिव तो होता है कि चीज़ को सिलेक्ट करना, तो ये तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि आर टू इशू टू डील विद, अब सिलेक्टिव इशू तो होते ही नहीं है, इशू तो अपने आप आते हैं, इसमें हम खुद तो क्रिएट करेंगे कि मैं इस इशू को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग, सिमिलर, एक्सटिंक्ट हम मोस्टली टाइगर्स, लॉयंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी बहुत कम रह गए हैं यहाँ पर। फिर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होना, ठीक है। तो देर आर टू इशू टू डील विद
अब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सम नेशंस एंड पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन अदर्स, यानी कि कहीं पर तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है और कहीं पर डिक्लाइंस चल रहे हैं। तो ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्टिंक्ट। तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट इशू है कि कहीं पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, कहीं पर कोई पॉपुलेशन है वो घट रही है। उसके बाद मैनी सी लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एज वाइटल ऑफ टैकलिंग वेरियस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि कुछ क्या करें, लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है जहाँ पर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी यानी कि एनवायरमेंटल के लिए कुछ खतरा भी बनी हुई है अराउंड द वर्ल्ड। एज वी रिपोर्ट इन आर आर्टिकल व्हाट विल अ पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन पीपल मीन फॉर अस एंड द प्लैनेट, यानी कि इतनी पॉपुलेशन का हमारे लिए क्या मीनिंग है। अब यहाँ पर देखो कैटास्ट्रोफी, अब कैटास्ट्रोफी होता है जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ अब जो हमारे ऊपर आपदा लेकर आ रही है, ऑप्शन क्या है, श्रिंकिंग। अब श्रिंकिंग हमारे लिए क्या है, किसी चीज़ का वो हो जाना, सिकुड़ जाना। अब बसलिंग होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। हार्नेसिंग होती है, किसी चीज़ को हम नुकसान कर देते हैं। अनफोल्डिंग, जो बिल्कुल खुला हो। अब यहाँ पर क्या है, टैकलिंग वेरियस इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज। अब श्रिंकिंग तो कम तो करेंगे नहीं, बसलिंग भीड़ भाड़ की बात नहीं चल रही यहाँ पर। हार्नेसिंग कोई वो नहीं चल रहा कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट है छेड़छाड़ के लिए, वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा अनफोल्डिंग, यानी कि बिल्कुल खुली पड़ी हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए, वो मुसीबतें। उसके बाद हमारे पास है Yet for wealthy Westerners to call for lower income countries to control their population simply in the name of protecting nature in hypocritical in the extreme, यानी कि लोअर जहाँ की इनकम है उनको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। Rich have vastly larger environmental footprints. What's more, there is often more than a अब blank variety range with number of racism to such calls। अब यहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे तो हर एक जो वो हैं वो क्या है, ठीक है, बट देर इज ओफन मोर देन ए अब ऑफ रेसिज्म टू सच कॉल्स। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ तो नहीं आएगा कि हम उसमें बहुत सारी वैरायटी दे रहे हैं, तो ए वर्ड आया है ए के लिए। अब हम प्लूरल चीज़ें तो यूज़ करेंगे, यानी कि रेंज है, वैरायटी है, अ नंबर ऑफ है, रेसिज्म टू सच कॉल्स। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा देन आ विफ, कि एक छोटा सा एक हमारे पास एक टाइम है, एक शॉर्ट टाइम है इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा छोटा सा। इज ओपन मोर देन अ विफ ऑफ रेसिज्म टू सच कॉल्स, यानी कि इन सभी के जो भी हमारे काम है एनवायरमेंटल के लिए, उन सभी को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रोप्लास्टिक इन रिसेंट ईयर हैव टेकन फ्रंट एंड सेंटर एज अ मैसिव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब किसके बारे में है, देखो प्लास्टिक के बारे में है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है एनवायरमेंटल के लिए। हैवोक का मतलब होता है बहुत भयानक वाली, ऑन इकोसिस्टम्स इन इवन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द प्लेनेट, यानी कि मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द प्लेनेट में। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या है कि हमारे पास है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग का मतलब तो होता है कि जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं उसको कोई चीज़ में हम बोलते हैं कि छोटा सा निशान आ गया, हल्की सी खरोंच आ गई है, वो चीज़। ब्रेकिंग, किसी चीज़ को तोड़ना। रैकिंग मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमें बहुत डैमेज कर देती है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद हमारे पास है फ्रेकिंग। फ्रैकिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रोंगली रिएक्ट कर देते हैं, जिसको देख कर हम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, जैसे फ्राइटेंड बोलते हैं ना कि फ्राइटेंड, मैं तो बिल्कुल देख के हैरान हो गया, तो वो होता है हमारा फ्रेकिंग के लिए। और रेकिंग हमारा होता है जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, किसी की वजह से हमारे पास बहुत नुकसान होता है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंस है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए नेगेटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है। हैवोक है तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव वर्ड कौन सा है, रैकिंग, कि जो बहुत ज़्यादा हमें डैमेज करने वाली सिचुएशन है, नुकसान पहुंचाने वाली है। इन फैक्ट सिंस प्लास्टिक इज नॉट डिकम्पोजेबल, यानी कि उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैव बिकम स्कैमरिंग टू कम अप विद वेज, इनको बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हैं विद वेज टू अब स्टडी रीड डोमिनेट सराउंड द प्लैनेट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड कीप आवर वाटरवेज क्लीन, इनकी हमारे वाटरवेज को भी क्लीन रखने की अब वो ट्राई कर रहे हैं। अब उन्होंने ये तो पहले ही बोल दिया कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैव बीन स्क्रैम्बलिंग, यानी कि वो अब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं विद वेज टू। अब स्टडी तो आएगा नहीं कि स्टडी कर रहे हैं। डोमिनेट किसी चीज़ के लिए यहाँ पर मेन कारण नहीं बता रहे कि ये मेन इशू है। सराउंड नहीं आएगा, सराउंड द प्लैनेट नहीं आएगा। वेज टू रीड का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाने की, ठीक है। तो वो छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे हैं,
बहुत सारे जो माइक्रो प्लास्टिक है उससे छुटकारा पाने के लिए वेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद है दे हैव सक्सेसफुली यूज्ड एग वाइट्स टू क्रिएट अ लाइट वेट एंड पोरस एरोजेल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन सेवरल वे, यानी कि एक ऐसा एग बनाया जिसको बहुत वे से यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वाटर फिल्ट्रेशन हो सकती है, एनर्जी स्टोरेज हो सकती है, साउंड होगा, एज वेल एज इंसुलेशन भी उससे होगा। द स्ट्रक्चर हैज़ द एबिलिटी टू रिमूव बोथ सोल्ट एंड माइक्रो प्लास्टिक, उसमें ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं कि वो सोल्ट को भी रिमूव कर सकता है और माइक्रो प्लास्टिक को भी सी वाटर से, डूइंग विद 98% एंड 99% एफिशिएंसी, ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, डिस्ट्रीब्यूटली, इंटेरोगेटिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखो जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं बाद में तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोलोकेशन होती है रिस्पेक्टिवली कि 98% एंड 99% रिस्पेक्टिवली, कि इतना हमारा जो क्या होगा ये हमारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इंटेरोगेटिवली कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली उसके उल्टा नहीं चल रहे, डिस्ट्रीब्यूटली डिवाइड नहीं कर रहे किसी चीज़ को, हम सिर्फ अपना एक आइडिया बता रहे हैं। एंड द एक्सपेरिमेंट वर डन विद रेगुलर स्टोर बट एग, वट मीन्स द फ्यूचर वर्क कैन बी डन इन कोस्ट इफेक्टिव वे, यानी कि एक अच्छे वे से फ्यूचर हमारा डेवलप हो सकता है। द ओनली इशू विद दिस इज दैट देयर वुड बी सच अ लार्ज डिमांड फॉर एग्स दैट इट कुड पॉसिबली आउट कम्पीट द फूड इंडस्ट्री, यानी कि हमारे पास क्या होगी, एग्स की डिमांड होगी इंडस्ट्री में। वंस दिस इज टैकल, यानी कि जब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी, यूजिंग दिस स्ट्रक्चर विल वर्क, अब हम विल वर्क करेंगे, मंथली वर्क करेंगे एज एन इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। अब मंथली तो कोई भी वर्क नहीं करेगा, अनअर्थली बिना हम धरती को अपनी जो अर्थ है उसको ध्यान में रखने के लिए अर्थली भी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, स्मूथली वर्क करते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो एक अच्छे मैनर से करते हैं जिसके हमें इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। अगर इतने सारे बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे तो हम उस काम को क्यों करेंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स क्लेम टू हैव क्रिएटेड अ बायोडिग्रेडेबल एंड ब्लैंक अल्टरनेटिव टू बोथ ग्लास एंड प्लास्टिक। अब यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, ग्लास एंड प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जिनको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वुड, ठीक है यहाँ पर है, और एक फ्यूचरिस्टिक न्यू मटेरियल दैट कुड बी ग्रेट रिड्यूस द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी कि जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स, या फिर उसको भी कम कर सकते हैं, जो हमारा जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो उसको हमने डिस्कार्ड करना है उस चीज़ को भी। अब यहाँ पर देखो, अ टीम ऑफ रिसर्चर क्लेम टू हैव क्रिएटेड अ बायोडिग्रेडेबल एंड अ ब्लैंक, ग्रेडेबल तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जिसको हम नई फॉर्म दे सकते हैं ट्रांसपेरेंट वुड की, एंड अप्रोचेबल भी नहीं आएगा कि जिस तक हमारी पहुंच ही ना हो, नॉलेजेबल की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, तो कौन सा वर्ड आएगा उसके साथ, रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा से बना सकें, रिन्यूएबल। उसके बाद हमारे पास है द मटेरियल विच वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट has seen several changes and improvements over the intervening years, यानी कि इसमें बहुत सारे changes हमने देखे हैं। It's made by first removing a naturally occurring polymer called lignin from wood, यानी कि पहले तो lignin को wood में से extract बाहर निकालने के लिए किया जाता था, and blank reciprocating, रिप्लेसिंग, रिवर्बरेटिंग, रेजिस्टिंग। अब रेजिस्टिंग तो होता है किसी चीज़ को रोक लगा देना उस पर, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटिंग यानी कि उसका उल्टा कर देना, और रिवर्टिवेटिंग भी होता है कि उसका उल्टा कर देना, ये दोनों सेम से होते हैं। एंड इट विद स्पेशली डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल। अब ये क्या है, डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। अब यहाँ पर भी बोला गया है एक ग्लास के जैसे यूज की गई है। देखो, इट्स मेड बाय फर्स्ट रिमूविंग, मेड बनाया गया रिमूविंग अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कोल्ड लाइनिन फ्रॉम वुड, उसके लिए बनाया गया था पहले। एंड अब क्या किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा इट विद स्पेशली डिजाइन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल से, पहले वुड के लिए था, अब प्लास्टिक मटेरियल के लिए उसको यूज किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास विच इज नेचुरली फ्रेजाइल, यानी कि जो बहुत ही सॉफ्ट है। However, transparent wood is an even better alternative from an ecological, अब ecological रिस्पेक्टिव, यहाँ पर रिस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं है, डिज़ाइन, देखो इकोलॉजिकल कोलोकेशन होती है, एन इकोलॉजिकल एज ऑब्जर्व इन आर लाइफ साइकिल एनालिसिस, यानी कि लाइफ साइकिल की एनालिसिस में। अब डिज़ाइन, इकोलॉजिकल डिज़ाइन एज ऑब्जर्व, ये भी नहीं आएगा।
पर्सपेक्टिव यानी कि एज एन इकोलॉजिकल, कि अगर हम हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है उसके मद्देनज़र इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर हमारी पूरी लाइफ साइकिल को। In recent times, transparent wood has been used in construction, energy storage, flexible electronics इन सब में यूज़ की जाती थी, but it won't be replacing glass and plastic in there entirely anytime soon because scientists have yet to figure out how to। अब how to, क्योंकि अब इसको जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं, have yet to figure out, अब कैसे देख रहे हैं, how to blank production of the material is an economical way, कि इकोनॉमिकल वे पर उसको कैसे लेकर जाएं। अब देखो अप वर्ड यूज हुआ है, माउंट अप नहीं आएगा कि उसको कितना ऊपर वो करना है, टेलर अप नहीं आएगा, मेकअप वर्ड यूज नहीं करेंगे, मेकअप में होता है कुछ ना कुछ बनाना। वो बोल रहे हैं हाउ टू, क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिगरिंग में कैसे लेकर आए उसको, तो हाउ टू स्केल, उसको कैसे लेकर आना है इकोनॉमिकल लेवल में, हाउ टू स्केल अप द मटेरियल इन एन इकोनॉमिकल वे, कि कैसे उसको हाई पीक तक हमने लेकर जाना है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मुझे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। मैंने थोड़ा फास्ट ट्राई किया है ताकि आपका कम टाइम लगे इस वीडियो को देखने में और आपके क्वेश्चन इजीली आपके क्लियर हो सकें। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।